अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। केपी के बोर्ड के फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और बारी है यूनिट 1 मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं विद न्यूमेरिकल नंबर 1। अ सर्कुलर पिज़्ज़ा इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है, उसको कट किया गया है 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। 1 पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज़ टेकन आउट, और उसमें से एक जो पीस था उसको हमने बाहर निकाल लिया। एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस ऑफ द पिज़्ज़ा। ये जो एक सिंगल पिज़्ज़ा पीस होगा, इसका जो डिग्री मेजर है उसको आप एस्टिमेट करें एंड कन्वर्ट द मेजर इनटू रेडियंस। पहले तो आप उसका एंगल देखेंगे जो कि डिग्रीज़ के अंदर आएगा, और फिर आप उसको कन्वर्ट करें इन रेडियंस। ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर। क्या होगा रेडियन मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका एंगल कितना होगा, ये आपने मालूम करना है। देखो इस पिक्चर के अंदर बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक जो है वो सर्कुलर पिज़्ज़ा है, और बोला भी गया है कि सर्कुलर पिज़्ज़ा है। उसके हमने 3 इक्वल पार्ट कर दिए, और मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट को हमने बिल्कुल से अलग कर लिया। ये वाला जो पार्ट था इसको हमने जो है वो अलग कर लिया, ये वाला पार्ट। अब सवाल ये कि इस पार्ट का एंगल कितना होगा, डिग्री में भी और रेडियन में भी बताना है, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका कितना होगा ये आपने मालूम करना है। अब एक बात तो आपको पता होगी ना कि पूरा जो सर्किल है, सर्किल का जो पूरा एंगल होता है वो बराबर होता है 360 डिग्रीज़ के। ठीक है, अभी मैंने उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। ये हो गया एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया। तो अगर 360 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो ये बराबर आएगा 120 डिग्रीज़ के। इसका मतलब इसका एंगल 120 डिग्रीज़ होगा, इसका भी 120 होगा, और इसका भी 120 डिग्रीज़ होगा। यानी कि जो पार्ट अलग करा है उसका डिग्री तो 120 है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 120 ये हो जाएगा 240 डिग्रीज़ के बराबर। ठीक है ना। तो हमें उन्हीं डिग्रीज़ को फाइंड भी करना है और कन्वर्ट करना है इन रेडियन। ठीक है जी, तो सही है, सॉल्व करते हैं। अब बात यह है कि जो टोटल एंगल है, द टोटल एंगल ऑफ सर्कुलर पिज़्ज़ा, जो सर्कुलर पिज़्ज़ा है उसका टोटल एंगल कितना होता है, इज़ 360 डिग्रीज़ के बराबर होता है। ठीक है, और अगर मैंने उसको 3 पार्ट्स के अंदर कट करा है फॉर 3 पार्ट्स, तो हर एक का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्रीज़ डिवाइड बाय 3, ये बराबर हो जाएगा 120 डिग्रीज़ के। यानी कि ईच पार्ट जो है वो इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने सिंगल पीस को किया था। फॉर सिंगल पीस, अगर सिंगल पीस के लिए अलग करते हैं तो सिंगल पीस के लिए जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, जो थीटा होगा वो बराबर होगा 120 डिग्रीज़ के, और हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, तो अब याद रखिए 2 तरीके हैं जिससे हम जो है वो डिग्री से रेडियंस के अंदर जा सकते हैं। एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे लिख भी देते हैं, एक जो डिग्री है वो एक्चुअली बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियंस के। सही है, एक डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के, अगर आप फ्रैक्शन में याद रख सकते हैं। और अगर आपने इसको पॉइंट्स में याद रखना है तो ये बराबर होता है 0.01745 रेडियन के बराबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रैक्शन में याद रखना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि कम है डेसिमल पाई बाय 180 होता है सीधा सीधा। तो सिंगल पीस के लिए मुझे कैलकुलेट करना है इन रेडियंस। तो क्या करेंगे, हमने एक छोटा सा काम करना है। जो सिंगल पीस का एंगल है यानी कि 120, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, या इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितना कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 6 ज़ार 12, और 2 9 ज़ार 18, फिर इसी तरीके से 2 3 ज़ार 6, और 3 2 ज़ार 6, और 3 3 ज़ार 9। तो एक्चुअली हमारे पास जो एंगल होगा थीटा की फॉर्म में वो बराबर आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियंस के बराबर। अब चाहो तो आप रेडियंस में इस तरीके से लिख दो, या चाहो तो आप इसको जो है वो पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है, और इसी थीटा को हम क्या कर सकते हैं, हम कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, जो कि पाई की वैल्यू है, डिवाइड करा देते हैं 3 से। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2.09 रेडियन। ओके, ये हमारे दोनों आंसर्स हो जाएंगे, ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए फॉर सिंगल पीस। ठीक है, और अब अगर कैलकुलेट करना है फॉर रिमेनिंग पार्ट्स,
जो रिमेनिंग पार्ट है उसका पता है आपको, 2 पार्ट्स है ना, तो 2 पार्ट्स हो गए, तो इस सूरत हाल में थीटा जो है वो बराबर होगा 120 डिग्रीज़ प्लस 120 डिग्रीज़, और ये बराबर हो जाएगा 240 डिग्रीज़ के। ठीक है, डिग्री में तो 240 डिग्री के बराबर आ गया, और हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर आपको पता है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको फैक्टर। अगर इसी को कन्वर्ट करना है इन रेडियंस, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए थीटा की वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ पे 240, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाय 180 से। ठीक है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और कैंसिलेशन कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। 0 से 0 हो गया कैंसिल, 6 3 जार 18 और 6 4 जार 24। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये हो गया थीटा का, एक ये वाला आंसर हो गया। और हम चाहें तो हम इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए वही काम करना है, थीटा इज़ इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करना है पाई की वैल्यू से, 4 और पाई की वैल्यू 3.14, एंड फाइनली फिर इसको डिवाइड करा देंगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.18 रेडियन। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया। तो पहला जो हमारे पास आंसर है 2.09 है, और दूसरा जो आंसर है वो 4.19 है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। आइए न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये अनसर्टिनिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम, अगर एक पेंडुलम की लेंथ की बात की जाए तो पेंडुलम की लेंथ उन्होंने दी हुई है 1.5 विद अनसर्टिनिटी ऑफ, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी जो है वो 0.01 मीटर है। इसी को अगर मैं डेटा बनाता हूँ तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई, इसको हम L कर देते हैं। यह है 1.5 और मीटर्स के अंदर। ठीक है, और अनसर्टिनिटी इन लेंथ कितना है, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। अनसर्टिनिटी इन लेंथ, लेंथ में आने वाली अनसर्टिनिटी यानी कि डेल्टा L, ये बराबर है 0.01 मीटर्स के। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रही वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम g से शो करते हैं, ये वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और अगर अनसर्टिनिटी देखी जाए, अनसर्टिनिटी इन वैल्यू ऑफ g, इसको डेल्टा g कर देते हैं, ये बराबर है 0.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के। कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड विद अनसर्टिनिटी, तो पहले मैं लिख देता हूँ कि मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ये आ गया टाइम पीरियड कैपिटल T, और उसके बाद मुझे मालूम करना है अनसर्टिनिटी इन T, अनसर्टिनिटी इन T हमें मालूम करना है, जो कि एक्चुअली डेल्टा T से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, मुकम्मल डेटा हमने बना लिया। अब आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ टाइम पीरियड को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, फॉर टाइम पीरियड, बाद में उसको देखेंगे। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L ओवर G के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, 2 और पाई की वैल्यू आ गई 3.14, और मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1.5 और G की वैल्यू है 9.8। तो सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 9.8 का स्क्वायर रूट, ये बाहर हो गया 6.28, मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर रूट लिया तो 0.391 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.391, इट इज़ इक्वल टू 2.45 सेकेंड्स के, विच कैन बी राउंडेड ऑफ, उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 2.5 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया, पहला मसला हल हो गया। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अनसर्टिनिटी तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हम लोग परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ ना निकाल लें, ये इंपॉर्टेंट काम है। तो सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टिनिटीज़। ठीक है, फॉर डेल्टा L परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ निकालेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन डेल्टा L किसके बराबर होगा, फॉर्मूला है कितनी अनसर्टिनिटी है एब्सोल्यूट डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसका फॉर्मूला यही है कि चेंज कितना आ रहा है, यानी अनसर्टिनिटी कितनी है एब्सोल्यूट डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी है,
उस क्वांटिटी की और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो डेल्टा एल कितना गिवन था, डेल्टा एल हमें गिवन है 0.01 के बराबर। ये आ गया 0.01 के बराबर और एक्चुअल लेंथ जो है वो 1.5 थी, एक्चुअल लेंथ है 1.5 एंड फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर डिवाइड कराएंगे 1.5 से। ये आंसर आ गया हमारे पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ 0.66%। अच्छा, फॉर अनसर्टिनिटी इन वैल्यू ऑफ जी, इसका भी वही फॉर्मूला होता है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन जी मालूम करना है। तो बराबर आएगा कितना एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी कितनी है एंड फाइनली उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। तो अनसर्टिनिटी कितनी गिवन थी, डेल्टा जी कितना है, डेल्टा जी 0.1 है, ये आ गया 0.1, एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। तो हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर डिवाइड कराना है इसको 9.8 से। ये आंसर आ गया हमारे पास 1.02%। किसमें, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है जी, अब आपने जो रूल है वो याद रखना है, अगर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड हो रही होती हैं तो डिफरेंट मेथड होता है। यहाँ पे वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड या मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमें परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ को ऐड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अनसर्टिनिटी अगर मुझे निकालनी है इन किस में निकालनी है, टाइम में, यानी डेल्टा टी निकालना है। ऐसा कर देते हैं, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड और एक्चुअली उसका सिंबल होता है डेल्टा टी के बराबर। और आपको पता है ये दोनों जो है वो रूट के अंदर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये दोनों रूट के अंदर आ रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना है परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन डेल्टा एल और उसमें प्लस कर देंगे परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वैल्यू ऑफ जी। दोनों को ऐड करते हैं और ये रूट के अंदर आ रहे हैं, ये सिंबॉलिक मैंने यहाँ पे लगा दिया कि भाई रूट में आपने वैल्यू याद रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.66 प्लस 1.02, 1.02 प्लस 0.66, ये आ गया हमारे पास 1.68 और वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर चल रही है। अब स्क्वायर रूट लेना है नहीं हमें, ठीक है ना, ये परसेंटेज के अंदर चल रहा है, ये भी परसेंटेज है और ये भी दोनों टोटल परसेंटेज के अंदर थी। ठीक है, अब परसेंटेज के अंदर ले रहे हैं तो जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी होती है अगर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो जाती है ना, तो इसका मतलब इसका हमें हाफ करना पड़ेगा। 1.68 डिवाइड बाय 2 अगर परसेंटेज से ख़त्म करना है तो हमारे पास जो डेल्टा टी का आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.84 और परसेंटेज में निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो आंसर आ जाएगा 0.84%। नाउ टोटल जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास क्या बनेगा, अगर मुझे मालूम करना है कि t प्लस डेल्टा टी का क्या आंसर आया परसेंटेज में, तो हमारे t का आंसर कितना आया था, t का आंसर था 2.5 और प्लस माइनस तकरीबन 0.84% का एरर आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में जब भी परसेंटेज मालूम करते हैं तो वैल्यू हाफ हो जाती है, तो इसी वजह से हमने 1.68 को हाफ किया है। इधर मैं लिख भी देता हूँ, हाफ करते हैं तो 1.68 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.84 आएगा और वही हमारा परसेंटेज अनसर्टिनिटी का आंसर होगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना था टाइम पीरियड और परसेंटेज अनसर्टिनिटी, दोनों कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। हमें एरिया मालूम करना है एक रेक्टेंगुलर शीट का, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ शीट मालूम करना है, एरिया ए। ठीक है, ये आ गया ए हमारे पास और अनसर्टिनिटी भी कैलकुलेट करनी है, दोनों को अलग अलग लिखते हैं थोड़ा इजी हो जाता है। अनसर्टिनिटी इन एरिया, एरिया की अनसर्टिनिटी डेल्टा ए होगा, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है और गिवन क्या क्या है, विद लेंथ, लेंथ हमें कितनी गिवन है एल, पहले लेंथ लिख देता हूँ सिर्फ ना, लेंथ को हम शो कर देते हैं एल से और वो है 1.50 मीटर्स और फिर इसी की अनसर्टिनिटी लिखनी है, अनसर्टिनिटी इन एल, तो उसको डेल्टा एल से शो करेंगे, इसी के साथ गिवन होती है 0.02 मीटर्स के बराबर। उसके बाद विड्थ और विड्थ की अनसर्टिनिटी
विड्थ गिवन है, डब्ल्यू से शो कर रहे हैं, ये है बराबर 0.20 मीटर, और इसी की अनसर्टिनिटी निकाल रहे हैं, अनसर्टिनिटी इन विड्थ जिसको डेल्टा डब्ल्यू बोलेंगे, और ये गिवन है 0.01 मीटर्स के बराबर। ठीक है, पूरा डेटा मुकम्मल हो गया। अब बात ये है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है एरिया का ना, उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है ना, इज गिवन बाय, क्या होगा एरिया का फॉर्मूला, एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ करना पड़ेगा। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, बाद में उसकी अनसर्टिनिटी निकाल लेंगे। तो एरिया कितना आएगा, लेंथ है 1.50 मल्टीप्लाई बाय विड्थ है 0.20। तो ये कर लेते हैं 1.50 मल्टीप्लाई बाय 0.20, ये आ गया हमारे पास बराबर 0.30 मीटर स्क्वायर के बराबर। एरिया तो आ गया। अब हमें अनसर्टिनिटी निकालनी है, और पता है ना आपको यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ को ऐड किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम हर एक की परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ निकाल लेते हैं, दोनों की ना, दोनों की परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ निकालेंगे। सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ बराबर आएगा, लेंथ की अनसर्टिनिटी कितनी है, एक्चुअल लेंथ कितनी है, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे, जो रूल है परसेंटेज निकालने का। तो डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है 0.02, एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ है 1.50, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे, ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर इसको डिवाइड करा देते हैं 1.50 से, ये आ जाएगा 1.33। ये है परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ, और ये आ रही है परसेंटेज में। ओके, इसी तरीके से विड्थ की निकालते हैं। अगर परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन विड्थ चाहिए तो एक्चुअल एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कितनी है, एक्चुअल विड्थ कितनी है, और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। तो विड्थ की अनसर्टिनिटी 0.01, 0.01 को डिवाइड कराएंगे 0.2 से और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चेंज डिवाइड बाय एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100, 0.01 और डिवाइडेड बाय 0.2, एंड फाइनली उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। यह आंसर आ जाएगा हमारे पास बराबर 5 के। 5% एरर है विड्थ के अंदर जो अनसर्टिनिटी है। ठीक है जी, अब एरिया की कितनी होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ को हमें ऐड करना पड़ेगा। नाउ अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया, तो हमें इन दोनों की परसेंटेजेस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ऐड करते हैं। प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन विड्थ कितना कितना है, यह है 1.33% प्लस ये है 5%, ये हो जाएगा 6.33%। अब देखो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया आ तो गई है, पर हमें जो आंसर देना था वो हमें एब्सोल्यूट की फॉर्म में आंसर देना था ना। तो जाहिर सी बात है अब मुझे एरिया की परसेंटेज अनसर्टिनिटी से एब्सोल्यूट निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता है ना, दोबारा लिख देता हूँ पूरा वर्डिंग के अंदर ना। अगर किसी भी चीज़ में अनसर्टिनिटी चाहिए, लेट से इन एरिया चाहिए, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टिनिटी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल वैल्यू से, यानी कि जो भी एरिया होगा, और मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। हमें अब एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी चाहिए, यानी कि डेल्टा एल चाहिए। इसी फॉर्मूले को अगर लिखेंगे ना तो देखिए ऐसे हो जाएगा, परसेंटेज इन डेल्टा ए, ऊपर आएगा डेल्टा ए, नीचे एरिया आएगा, और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। और हमें तो एरिया चाहिए, रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा ए बराबर आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी परसेंटेज अनसर्टिनिटी है एरिया की, इसको आप क्या करें, इसको आप मल्टीप्लाई कराएं ए से और डिवाइड करा दें 100 से, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी आ जाती है। तो परसेंटेज में है 6.33 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एरिया कितना आया है, एरिया है 0.30,
0.30 और इसको डिवाइड करा देंगे 100 से, तो एब्सोल्यूट आंसर आ जाएगा 6.33 मल्टीप्लाई बाय 0.30 और डिवाइड कराएंगे इसको 100 से, ये आंसर आ गया 0.018, जिसको आप चाहो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली बराबर आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये आ गया हमारे पास डेल्टा ए। तो अब आप देखिए जो एक्चुअल फार्मूला लिखना था यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमें a प्लस डेल्टा ए निकालना था, तो वो एक्चुअली बराबर आएगा, एरिया आया हमारे पास 0.30 और प्लस माइनस अप्रॉक्सीमेटली 0.02 मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। यह है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि उन्होंने इसी फॉर्म में पूछा था ना, इस फॉर्म में पूछा था तो हमने इसी फॉर्म में दे दिया, प्लस माइनस की फॉर्म में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के मुताबिक हमें इनको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो बड़ा सिंपल सा रूल था ना, आपको याद होगा कि अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हो रही होती हैं, अगर क्वांटिटीज़ ऐड हो रही होती हैं तो हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद लीस्ट वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, तो हमारे आंसर में भी उतनी ही वैल्यूज़ होनी चाहिए डेसिमल के बाद। अगर वैल्यूज़ प्लस या माइनस हो रही होती हैं तो हम सारी वैल्यूज़ में से स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं जो डेसिमल के बाद आ रही होती है। जैसे इसमें डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 वैल्यू आनी चाहिए, तब तक राउंड ऑफ करना है। और अगर मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जैसे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं, कोई डेसिमल वगैरह को नहीं देखा जाता। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो हमारे आंसर को भी इतना राउंड ऑफ करना है कि उसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए। ठीक है, ये एक्चुअली मैं लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप जाके सर्च कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो वो है लेक्चर, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहला अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहला अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, तो एक्चुअली हमें तो इनको प्लस करना पड़ेगा। क्या क्या लिखा हुआ है, 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। तो पहले तो मैं इनको प्लस करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ दोबारा। 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। एक्चुअली हमारे पास आंसर आ रहा है 582.818। ठीक है, अब आंसर तो ये आ रहा है, लेकिन अब आप गौर से देखो, अभी हमें क्या चेक करना था, अभी हमें चेक करना था डेसिमल के बाद जो है ना एक ही प्लेस आनी चाहिए, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 है, 8 अगर 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे +1 हो जाता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बन जाएगी 582.82। अब जिस वैल्यू को हमें राउंड ऑफ करना है वो 5 से छोटी है। जब भी कोई वैल्यू 5 से छोटी होती है जस्ट उसको ट्रंकेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और आंसर आएगा 582.8। तो जो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक है वो आ जाएगा 582.8, ये आंसर है। प्लस में ये देखा जाता है कि डेसिमल के बाद कम से कम वैल्यूज़ कितनी हैं, आंसर में भी उतनी होनी चाहिए। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो कम से कम 3 वैल्यूज़ हैं, और सॉरी 1 वैल्यू है, इस वजह से आंसर में भी 1 वैल्यू होनी चाहिए। ओके, बी पार्ट, 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और 1 वैल्यू प्लस हो रही है। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.639 और प्लस हो रहा है 117.25। ठीक है जी, तो पहले 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 2.639 से, यह आ गया हमारे पास 3.6946। ठीक है, और इसमें देखनी थी नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखते हैं मल्टीप्लाई में, बाद में इसको प्लस कर देंगे 117.25। इसमें 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं और इस वाले के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर के अंदर 2 होनी चाहिए, तो राउंड ऑफ करते रहेंगे। अब पूरा पूरा नहीं बता रहा, देखो 6 है, ठीक है, 5 से बड़ा है, इधर एक प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3.695 और प्लस का 117.25 अपनी जगह पे एज इट इज़ है। ठीक है, अब 5 है, 5 के लिए इधर एक प्लस कर देंगे, इधर एक प्लस कर देंगे 0,
तो एक्चुअली हमें कितनी चाहिए थी, हमें चाहिए थी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए थी। आंसर आएगा यहाँ पर 3.7 प्लस 117.25। अब प्लस वाली वैल्यू आ गई ना, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखती, अब हमें डेसिमल के बाद वैल्यूज़ देखनी है। तो पहले इन्हें प्लस करते हैं, 3.7 प्लस 117.25, ये आ गया हमारे पास 120.95। अब आप देखो डेसिमल के बाद एक वैल्यू हमें चाहिए, जब डेसिमल के बाद एक वैल्यू चाहिए तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर 120.9, ठीक है, राउंड ऑफ करके 120.9 आएगा। सी पार्ट ये वाला है, दोनों माइनस हो रहे हैं। माइनस में देखा जाता है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, इसमें भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.66 10⁻⁴, और इसमें से माइनस हो रहा है हमारे पास 1.03 10⁻3। पहले से माइनस करते हैं। 2.66 एक्सपोनेंट 4 और माइनस हो रहा है 1.03 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास 2.55 10⁻⁴। ठीक है, ये आ गया 10⁻⁴, और अगर पूरी वैल्यू लिखोगे तो आप उसको शिफ्ट कर दो, सिर्फ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और अगर मैं इसके बाद वाली वैल्यूज़ बताऊँ तो 2.55 और 7 भी आ रहा होता है, तो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। अब आप देखिए डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए प्लस या माइनस के अंदर, तो 2 वैल्यूज़ हमें देखनी है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7। अब 7 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसको ट्रंकेट तो करेंगे लेकिन इधर वाले में +1 करेंगे, ये हो जाएगा 2.56 10⁻⁴। क्योंकि माइनस हो रहे थे तो हमें ये देखना था कि डेसिमल के बाद वैल्यूज़ स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, इधर भी 2 इधर भी 2, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है जी। डी पार्ट के अंदर 112, अच्छा पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, 112 मल्टीप्लाई बाय 0.456 और डिवाइड में लिखा हुआ है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 120, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 120। कुछ प्लस नहीं है, इसका मतलब जस्ट हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, बाकी बातें जो है वो ईजिली हो जाएंगी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरे को। ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर आ रहा है 112 मल्टीप्लाई बाय 0.456 और डिवाइड में आ रहा है हमारे पास 3.2 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है जी, ये पूरा आंसर आ गया हमारे पास 0.133। मल्टीप्लाई में हमें क्या देखना होता है, मल्टीप्लाई में हमें देखना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब हमारे आंसर के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो ये 3 से राउंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, 3 इज़ स्मॉलर देन 5, तो इसका मतलब इसको जस्ट ट्रंकेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.13 के बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद ई में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ई 168.99 और मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर राउंड ऑफ कर लेंगे। 168.99 मल्टीप्लाई बाय 9 इट इज़ इक्वल टू 1520.91। अब मल्टीप्लाई के अंदर क्या देखा जाता है, मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे हैं, तो इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और इसको राउंड ऑफ ऐसे करना पड़ेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर हो, जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें जाना है। तो आप देखो सबसे पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर 1 ख़त्म हो जाएगा, 9 में इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1521। 1521 को राउंड ऑफ करते करते 1, या लिख दूँ स्टेप्स, देखो ये हो जाएगा 1521, 9 था ना ये, तो एक इधर ऐड हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जाहिर सी बात है तो ट्रंकेट ही होगा सीधा सीधा, ये भी ट्रंकेट हो जाएगा, ये भी ट्रंकेट हो जाएगा, और इधर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी 1600। ठीक है जी। अब आप देखो
कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स नज़र आ रही हैं? यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नज़र आ रही हैं। अब फिर वही बात है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपको तो इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है। 6 को राउंड ऑफ करोगे तो 6 क्योंकि बड़ा है 5 से, इसको ट्रंकेट तो करेंगे लेकिन यहाँ पे +1 करेंगे। यहाँ पे जैसे ही +1 करेंगे आंसर आ जाएगा 2 और वो आ जाएगा बराबर 2000 के। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो बात करेक्ट है। F में प्लस करना है 1023 और इसमें प्लस करना है हमें 5489 ओके, प्लस कर लेते हैं। प्लस में डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ देखी जाती हैं। 1023 प्लस 8.5489 1031.5489। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए, तब तक राउंड ऑफ करो। इसको राउंड ऑफ करोगे +1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 9, ये हो जाएगा 1031.549। इसको राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1031.55। ठीक है, फिर राउंड ऑफ करेंगे 5 तो ये एक प्लस हो जाएगा 1032 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने राउंड ऑफ करे विद एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, 2 पार्ट हैं, ए और बी, और दोनों को सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर देना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। और दोनों में देखो आप डिवीजन नज़र आ रही है, तो डिवीजन का तो सिंपल सा ये उसूल है कि जिन 2 चीज़ों को आप डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं, उसमें जिसकी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, जितनी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके आंसर में भी उतनी होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे पार्ट ए में अगर हम देखते हैं तो रेशो है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1096 10⁻⁻31। तो पहले तो इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, डिवाइड करवाना है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 एक्सपोनेंट -27 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू यानी कि 9.1096 एक्सपोनेंट माइनस का 31। ठीक है, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 1.833 10⁻³ ठीक है ना, ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब पता है क्या, असल जो बात है जो हमें करनी है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें देखना है वो क्या है, वो ये है कि आपने देखना है पहले वाली वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन के अंदर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5। कम किस में है, मास ऑफ प्रोटॉन में, और वो भी 3 है। इसका मतलब हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये हो जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 3 को राउंड ऑफ करेंगे, ट्रंकेट करना पड़ेगा, 3 को राउंड ऑफ करेंगे, ट्रंकेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 3 वैल्यूज़ चाहिए थी ना हमें, तो ये आंसर आना चाहिए 1.83 10⁻³ के बराबर। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशो है वो इतना आ रहा है जो हमने इनको डिवाइड किया था आपस में। सेकेंड पार्ट के अंदर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है और देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, तो वैल्यूज़ लिख देते हैं पहले। क्यू ई दिया हुआ है, क्यू ई यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है 9.1096 10⁻⁻31। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना, वो तो बात की बात है। क्या आंसर आएगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 और डिवाइड करना है 9.1096
एक्सपोनेंट माइनस का 31। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास 1.75 10 रेज टू दी पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, लेकिन अभी इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आप देखो ऊपर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमारे आंसर में कम वाले के बराबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, यानी कि 2 होनी चाहिए। तो 1.75 एक्सपोनेंट 11 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 1 ऑड नंबर है, 5 लिखा हुआ है, +1 करना पड़ेगा। 5 कम होगा लेकिन इस वाले में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 10 रेज टू दी पावर 11 और यूनिट होगा किलोग्राम कूलम पर किलोग्राम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान का रेशो। ठीक है, ये हो गया और एक ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये डायमेंशन से रिलेटेड है। कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इस फॉर्मूले के अंदर जो h है इसका हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, जबकि E क्या है, E जो है वो एनर्जी है और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। E इज़ इक्वल टू एच एफ। अब हमें पता है फार्मूला E इज़ इक्वल टू एच एफ है, पर हमें कह रहे हैं H की निकालनी है डायमेंशन, तो H बराबर हो जाएगा E डिवाइडेड बाय F के, ठीक है ना, E डिवाइड बाय F आएगा। अब E की डायमेंशन पता होनी चाहिए और F की डायमेंशन पता होनी चाहिए आपको। E आप किसी भी एनर्जी से निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी से निकाल लो, पोटेंशियल से निकाल लो, वर्क डन से निकाल लो, एक ही बात है। वर्क डन से अगर निकालें, क्योंकि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है mL/t-2 और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, उसको L से शो करते हैं, मल्टीप्लाई करके डायमेंशन बनती है mL²t-2। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन है, ये एनर्जी की डायमेंशन है। और इसी तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली बराबर होता है 1/t के। अगर आप फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालोगे तो 1/t को लिखने का तरीक़ेकार हो जाएगा t इनवर्स। E की डायमेंशन आ गई, F की डायमेंशन आ गई, दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें डायमेंशन मिल जाएगी H की। द डायमेंशन ऑफ H इज़ इक्वल टू, E की डायमेंशन है mL²t-2 और डिवाइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी T लिखा हुआ है -1। ठीक है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, ये T इनवर्स से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बराबर आ गई m जिसकी पावर 1 है, L जो कि स्क्वायर है और T की एक पावर बचेगी जो बराबर होगी T इनवर्स के या T की पावर -1। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की ये डायमेंशन है, m की पावर 1 है, L स्क्वायर है और T -2 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखोगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल G की डायमेंशन बतानी है और फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले में F फोर्स है जिसकी डायमेंशन अभी मैं लिख चुका हूँ, m1 m2 दोनों मासेज हैं, मास की डायमेंशन m होती है और r जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी पार्ट तो फार्मूला पता है F इज़ इक्वल टू कैपिटल G है, m1 है, m2 है, डिवाइड बाय r स्क्वायर है। तो G की डायमेंशन निकालने के लिए G का फार्मूला अलग करो, F के साथ r स्क्वायर आ रहा है और m1 डिवाइड बाय m2 आ रहा है। नाउ कैपिटल G की डायमेंशन, सबसे पहले F की डायमेंशन होती है mL/t-2, R की डायमेंशन हो जाएगी L का स्क्वायर ओवर, इसकी डायमेंशन भी m और इस वाले मास की डायमेंशन भी m। 1 और 2 नहीं लिखते क्योंकि देखो m1 बोलो कि m2 बोलो, है तो मास ना, और मास की डायमेंशन m होती है। सो एक m से एक m हुआ कैंसिल, द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G इज़ इक्वल टू, ये m ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा L इनवर्स, L की पावर 1 है, L की पावर 2 है, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाती हैं, L³ हो जाएगा और T की पावर बराबर आएगी -2 के। तो कैपिटल G की डायमेंशन होती है m इनवर्स L³ t-2। ठीक है, m इनवर्स L³ t-2, यही आंसर है। ओके, तो आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू डायमेंशन ही है। शो करना है ये दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों को चेक करना है 1 बाय 1, दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं और ए पार्ट में पहले देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। डायमेंशनली करेक्ट का सिंपल सा रूल है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन
राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक डेटा बनाते हैं ना पहले, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी वैसे तो एनर्जी है या वर्क डन, मैंने बताया एनर्जी या वर्क डन एक ही बात है। डायमेंशन होती है ml² T-2 और लेफ्ट हैंड साइड पे इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ जाएगा ml² T-2। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 2 लिखा हुआ है। अब राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके आंसर यही आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो इसका मतलब करेक्ट है। अच्छा, यहाँ का तो आपको डेटा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 1/2 लिखा हुआ है, फिर m लिखा हुआ है और फिर v लिखा हुआ है, जिसका स्क्वायर बाद में कर लेंगे। 1/2 एक नंबर है, नंबर हैज़ नो डायमेंशन, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। m लिखा हुआ है, मास को m से ही शो करते हैं और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT इनवर्स। तो पहले राइट हैंड साइड का डेटा बनाया। अब राइट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 तो लिखना ही नहीं है, m की जगह पे सीधा सीधा m आ जाएगा और जहाँ पर v का स्क्वायर लगा हुआ है वहाँ पे हम लिखेंगे LT-1 और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं तो m अपनी जगह पर है, l का भी स्क्वायर बनेगा और t का भी -2 बनेगा। ये आंसर है हमारे राइट हैंड साइड का। इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब आप ऑब्ज़र्व करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें, हम कर सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों की देख लो एक साइड सेम है, इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के और हमें यही प्रूफ करना था ना, तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। बी पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh की। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, तो इसी का डेटा बनेगा। एनर्जी चाहे किसी भी किस्म की हो, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क और वर्क की डायमेंशन मैंने ड्राइव करवाई है ml² T-2। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और है नहीं, इसका मतलब यही हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का ml² T-2। इसको बोल देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे डेटा बनाना पड़ेगा। 3 चीज़ें हैं, पहले m की डायमेंशन, फिर g की डायमेंशन और फिर h की डायमेंशन। m मास है, मास को m से शो करते हैं। g का फुल नेम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद रखो, एक्सेलरेशन किसी भी वजह से हो, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम ड्राइव कर चुके हैं LT-2 होती है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 g की वजह से, और h जो है वो एक्चुअली एक ख़ास किस्म की लंबाई को कहते हैं। ये जो g की डायमेंशन है ना, ये हम सब पढ़ चुके हैं उस लेक्चर में जिसमें हमने डायमेंशन को डिस्कस किया था। आप सर्च कर सकते हैं ना, वो मिल जाएगा आपको ये लेक्चर। तो अब अगर राइट हैंड साइड का मुकम्मल आंसर लिखते हैं तो m की जगह पे m की डायमेंशन, g की जगह पे g की डायमेंशन और h की जगह पे h की डायमेंशन। ठीक है, बेसिस सेम, पावर z हो जाएंगी l और l स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा T-2। सो राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया ml² T-2। ये हो गई इक्वेशन 1। और अगर दोनों आंसर्स को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के और हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है जी। सो ये हो गए हमारे यूनिट 1 के तमाम न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।